स्पोर्ट्स इज पार्ट ऑफ एजुकेशन। टफेस्ट जर्नी किसी ने देखी है, मुझे नहीं लगता मेरी जैसी जर्नी किसी ने देखी हो। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहता है तो उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? जर्नलिज्म एक ऐसी चीज है, वो तो बात की बात है आफ्टर यू फिनिश योर स्पोर्टिंग करियर। लेकिन इससे पहले मेरी एक छोटी सी जर्नी जो यंगस्टर्स के लिए, जो पॉडकास्ट सुनेंगे ना, उनके लिए बहुत जरूरी है। आई वॉज हैंडलिंग प्री प्रोडक्शन। खुद खेल कर उस चीज को सीखना एक अलग चीज होती है। ये स्पोर्ट्स का मैदान जो सिखाता है ना, वो कोई और नहीं सिखाता है। आपको स्पेशलाइज करने के लिए आपको खेलने की जरूरत नहीं है। आपको स्पेशलाइज करने के लिए आपके पास पैशन होना चाहिए। आज ऐसे बहुत ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कभी कुछ नहीं खेले, बट दे आर द बेस्ट जर्नलिस्ट। जब आप खेल रहे हो ना, आप सीरियसली एक लेवल तक खेल रहे हो, वो स्पोर्ट्स का जो अरीना होता है ना, आपको प्लेयर का टेम्परामेंट बता देता है। तो उनको ये पता पड़ेगा कि फेलियर्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, तभी आपको वो रिकॉग्निशन मिलेगी। ये नहीं कि वो क्रिकेट जर्नलिस्ट बनना है तो क्रिकेट ही खेले, टेनिस भी खेल रहा है तो भी वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकता है। कुछ करियर्स प्लानिंग से बनती है और कुछ सिर्फ हिम्मत, कन्विक्शन और अपने सपनों पे भरोसा करके। आज के हमारे गेस्ट की जर्नी भी कुछ ऐसी ही है। लगभग 3 दशकों से वो भारत के सबसे रिस्पेक्टेड स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स में से एक रहे हैं। ओलंपिक्स हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो या दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स, उन्होंने सिर्फ कवर ही नहीं किया, बल्कि उन लम्हों को अपनी आवाज और रिपोर्टिंग के जरिए हम तक पहुंचाया है। लेकिन कैमरा और हेडलाइंस के पीछे भी एक कहानी है। फुटबॉल फील्ड से शुरू हुआ सफर, एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब छोड़ने का बोल्ड डिसीजन, न्यूज रूम तक का स्ट्रगल, ड्रेसिंग रूम की अनसुनी कहानियां, भारतीय क्रिकेट की बड़ी कंट्रोवर्सीज और स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग को बदलते हुए देखना अपनी आंखों से। आज हम उनकी इसी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में बात करेंगे, तो बिना किसी देरी किए प्लीज वेलकम मिस्टर समीप राजगुरु। Welcome to BI Sports, Sameep. Thank you for joining us. It's a pleasure having you here. Thank you so much. Thank you. Let's start with the first question. आप डिफेंस बैकग्राउंड से हो, तो आपके पिता ने आपको वो कौन से वैल्यूज दिए जो आप अभी भी रोजमर्रा की जिंदगी में फॉलो करते हो? ओफो, क्या सवाल पूछा आपने। लेकिन इससे पहले मैं इसका जवाब दूं ना, मैं एक बात कहना चाहूँगा। जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, जिस तरीके से आपने मेरा परिचय करवाया है ना, मैं उस तारीफ को ना मैं फ्रेम करवा कर रख लूँगा। Well, you deserve that, and that's why we had to give you that introduction. लेकिन हाँ, डिफेंस बैकग्राउंड से मेरे पेरेंट्स डैड एयरफोर्स में थे, तो मैं ऑफकोर्स एक चीज़ जो मैं आज भी कैरी करता हूँ, शायद मेरे दोस्त सुनेंगे तो हंसेंगे, उनको लगता है कि मैं बहुत इनडिसिप्लिन हूँ, लेकिन शायद मैं डिसिप्लिन कैरी करता हूँ मेरे डैड से, जो मुझे मिला है। और दिखने में मैं या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़ा इनडिसिप्लिन सा लग सकता हूँ, क्योंकि मैं खेलता कूदता रहता हूँ हर समय। और खेलने कूदने वाले ना, ऐसा लगता है कि बड़े इनडिसिप्लिन होंगे, बड़े शरारती होंगे, बदमाश होंगे। तो बात ये थी कि लेकिन वो खेलने कूदने का जो टाइम होता था ना, वो कभी मिस नहीं होता था मेरा। मैं राइट टाइम पे खेलता था, मतलब पहुंच जाता था, और कितनी देर खेलूंगा ये नहीं पता होता था। लेकिन वो डिसिप्लिन आज भी मेरे लाइफ में है, तो मैं वो डिसिप्लिन शायद कैरी करता हूँ। और आप भी शायद इस चीज़ को वो करोगे, इस चीज़ को बैक करोगे, क्योंकि जब पॉडकास्ट का जो आपने टाइम दिया था, मैं ऑलमोस्ट राइट टाइम पे पहुंचा हूँ पॉडकास्ट के लिए। Absolutely, that shows. एक ये, और एक शायद वो ऑनेस्टी, सच बोलने के लिए कहा। हालांकि झूठ बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि एक तो सच बोलूँ कि मुझसे नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, हो रहा है तो हो रहा है, तो मतलब वो है कि मतलब फेक नहीं करना है। तो ये चीज़ शायद मैं कैरी करता हूँ सबसे प्रोमिनेंटली। अगर मैं किसी चीज़ पर तवज्जो दूँ कि भाई क्या वो चीज़ है जो आपके पेरेंट्स से आपको मिली है, तो ये 2 चीज़ें। लोग समीप राजगुरु को एक जर्नलिस्ट के रूप में जानते हैं, लेकिन स्कूल के दिनों में समीप राजगुरु कैसे थे? बहुत ही शरारती, बहुत ही मतलब नॉटी, क्योंकि फुल ऑफ एनर्जी था मैं, और आज भी एनर्जी है। एनर्जी तो कहीं गई नहीं है, वो एक मेरी यूएसपी रही है। लोगों ने मुझे बाद में बताया, योर यूएसपी इज़ योर एनर्जी, आप जिस तरीके से हमेशा जोश में रहते हो, तो वो था। लेकिन स्कूल की अगर मैं लाइफ की बात करूं, और अब जब बड़े होने के बाद मैं पीछे मुड़कर देखता हूं ना, तो प्रिया, मैं एक चीज़ देखता हूं कि स्कूल लाइफ या बचपन की जो लाइफ होती है ना, सबकी बड़ी मज़ेदार होती है। क्योंकि उस समय आप ये नहीं सोचते कि मेरे पास क्या है, क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो तो आप जब बड़े होते हो तब आपको लगता है कि ओह, मेरे पास शायद ये होता तो बहुत अच्छा होता, वो होता तो मैं शायद ये कर लेता। लेकिन ये सारी बातें जो होती है ना, ये ऐसा नहीं होता है। अगर सबके पास होता तो सब वर्ल्ड चैंपियन बन जाते और सब सक्सेसफुल हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसका जो पैशन होता है वो उसी में आगे निकलता है। लेकिन स्कूल लाइफ में मैं पढ़ता थोड़ा कम था। मैं इस चीज़ में बिलीव करता था कि पास हो जाओ, जिससे कि घर में मारना पड़े,
और और शायद मैं अगर अपनी तुलना करूं तो मैं किसी इंटरनेशनल प्लेयर जैसा एटीट्यूड मेरा रहा कि खेलना है और मतलब सीरियसली खेलना है। एक टाइम के बाद जैसे 6th 7th से मैंने सीरियसली फुटबॉल खेला खूब, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं मजाक के लिए से पार्क में खेल रहा हूँ, प्रॉपर सेटअप में जाके फुटबॉल खेला, तो उस तरीके से। तो स्कूल लाइफ में ओवरऑल मैंने अगर वो करता हूँ, मैं लुक बैक करता हूँ तो ग्रेट फन, बहुत मज़ा आया स्कूल लाइफ को मैं दोबारा जीने से ना मतलब हिचकिचाऊँगा नहीं, बहुत मज़ा आया मुझे। मेरे घर में भी मेरा बेटा ही बोलता है आपके स्कूल लाइफ में, योर स्कूल लाइफ वाज लाइक अ पिकनिक, खूब मज़े किए आपने, तो ऐसी लाइफ थी मेरी। आपने फुटबॉल मेंशन किया, दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्नलिज्म से पहले फुटबॉल आपकी पहचान थी जी। उस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? नहीं, उस जर्नी की शुरुआत ऐसे हुई कि जिस स्टेट में मैं रहता था तो वहाँ का जो नंबर 1 स्पोर्ट था वो फुटबॉल था, और उस समय डैड जो थे असम में पोस्टेड थे, तो असम में मैं क्रिकेट भी खेलता था और मैं अपनी स्कूल टीम से भी खेलता था, हम लोग स्कूल चैम्पियंस भी हुए अपने डिस्ट्रिक्ट के। लेकिन फुटबॉल बड़ा प्रोमिनेंट था वहाँ पर, और फुटबॉल से जो है ना आप इंस्टेंट जो है ना आप हीरो बन जाते थे। तो हीरो बनने का तो हर किसी को शौक होता है, और स्कूल में टीम भी इतनी अच्छी थी, तो वहाँ से फुटबॉल की शुरुआत हुई। और मैं जब खेलने गया तो कोचेज़ ने जो मुझे देखा, हिज हाई ऑन एनर्जी, फुटबॉल में जो चाहिए जो एट्रीब्यूट्स वो सारी की सारी इसमें है। और मैं खेला तो जो पैशन था, इतना मज़ा आया खेलने में। फुटबॉल खेलने का ना मज़ा बहुत खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि फुटबॉल आपकी तभी रुकती है, जाके फुटबॉलर से आप बात करोगे जब आप बूढ़े होकर, जब तक आपका घुटना ना टूट जाए ना, जब तक आपको इंजरी ना हो जाए, तब तक आप खेलते ही रहते हो। तो फुटबॉल का जो ना एक एडिक्शन होता है, तो वो वहाँ से मुझे चस्का, जिसको कहते हैं ना हिंदी में, देसी लैंग्वेज में, वो चस्का वो चढ़ा, और वो चस्का जो है आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर स्टेट लेवल में गया, फिर अंडर 19 इंडिया कैंप में पहुँच गया। उस तरीके से वो जर्नी वहाँ से शुरू हुई। मेरे डैड भी बड़े सरप्राइज थे और वो सपोर्ट पूरा करते थे। लेकिन उस ज़माने में एक चीज़ ये होती थी, जो मैं लुक बैक की मैं बात कर रहा था शुरुआत में, कि शायद पेरेंट्स से वो थोड़ा और सपोर्ट की ज़रूरत थी। लेकिन उस ज़माने में वो सपोर्ट का ना, वो जो कर रहा है कर, वो वाला एटीट्यूड ज़्यादा था। ठीक है, विल सपोर्ट यू, विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम प्लेइंग, वो वाली जो एटीट्यूड था वो बहुत अच्छा था। लेकिन साथ में शायद ना आपको, जब आप खेल रहे होते हो, आप बड़े हो रहे होते हो, तो आपको, आप में अगर टैलेंट है, आप में अगर पैशन है, जो आजकल के पेरेंट्स बहुत करते हैं, जो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और मैंने अपने बच्चे के साथ भी किया, कि सपोर्ट बहुत करते हैं। उस ज़माने में वो पेरेंट्स का सपोर्ट ऐसा होता था कि मना नहीं कर रहे ना, वही सपोर्ट है। आप अगर किट मांग रहे हो, फुटबॉल बूट्स मांग रहे हो, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो वो वेट, या फिर आप देख रहे हो कि बहुत अच्छा खेल रहा है। मेरे डैड जो है असम से लेकर मुझे कैलकाटा जा सकते थे, या अच्छे कोचिंग सेंटर में जा सकते थे, तो वो सारी थॉट्स ना उस ज़माने में नहीं थी। करेक्ट, अभी पेरेंट्स आर मोर इन्वेस्टेड Yes. साइकोलॉजिकली एंड देयर हेल्थ वाइज, सब कुछ, दे जस्ट मेक श्योर कि इट्स ट्रू। एंड आपने संतोष ट्रॉफी में आपने आपके स्टेट को रिप्रेजेंट किया, बिल्कुल। तो वो आपके लिए कितना स्पेशल था? नहीं, वो तो बहुत ही स्पेशल था। संतोष ट्रॉफी खेलना तो हर किसी का ड्रीम होता था 90s में, क्योंकि संतोष ट्रॉफी जो है वो आप ये लगा लो, मतलब एक फुटबॉलर के लिए इंडिया खेलने से पहले या इंटरनेशनल खेलने से पहले कोई वर्ल्ड कप से कम नहीं होता है। तो मैंने लगातार 3 साल संतोष ट्रॉफी खेला, असम से अंडर 21 भी खेला, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ खेले, खूब खेला मैं। तो वो संतोष ट्रॉफी में जब मैं गया हूँ, तो जब मैं मध्य प्रदेश से मैंने फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट किया संतोष ट्रॉफी, तो MP से, तो बहुत मैंने वहाँ पे एक्चुअली ना प्रिया, मैंने ये देखा था कि फेलियर्स बहुत देखे मैंने। वहाँ पर गए, 4 साल से कोशिश कर रहे हैं, कोई 5 साल से आ रहा है और टीम में जगह नहीं मिल रही है। आए, हमने बोला इनको क्या हुआ, बोलता है इनको जगह नहीं मिली। मैं बचपन से देखता हुआ आया, और संतोष ट्रॉफी में मैं नहीं खेल पाया। संतोष ट्रॉफी खेल लिया होता तो यहाँ नौकरी मिल गई होती, वो हो गया होता, मेरा करियर बन गया होता, लेकिन खेल नहीं पाते। तो संतोष ट्रॉफी बैक ऑफ द माइंड मेरे था कि बहुत मुश्किल होगा खेलना, शायद मैं खेल पाऊँ या नहीं खेल पाऊँ। जैसे क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी होता है, फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी होता है। आज दोनों का जो ना रुतबा जो है ना कम हो गया है, क्योंकि अगर फुटबॉल में बात करेंगे तो ISL टेक ओवर कर चुका है, रणजी ट्रॉफी की बात करेंगे तो IPL आ गया है। तो वहाँ पर दोनों नेशनल ट्रॉफीज जो है आज की तारीख में वो इंपॉर्टेंस नहीं है जो 90s में हुआ करती, जब हम बड़े हो रहे थे, क्योंकि वो एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म होता था जहाँ से आप इंटरनेशनल खेलने के लिए अपनी दावेदारी पेश करते थे। तो लेकिन मैं संतोष ट्रॉफी जो खेलने गया हूँ, मैं फर्स्ट टाइम जब खेलने गया हूँ, ट्रायल्स में मैं गया हूँ, 3 दिन के ट्रायल्स होते थे, और फर्स्ट डे के फर्स्ट ट्रायल में 5 मिनट में मेरा सिलेक्शन हो गया था, और 2 दिन मैं, हाँ, और 2.5 दिन रहा मैंने बैठ कर वहाँ पर आराम से सबको खेलते हुए देखा। सो आई वॉज दैट गुड उस ज़माने में, क्योंकि मैं प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करता था, इतना
बहुत हार्ड वर्किंग था और मुझे ये नहीं पता था कि कंपटीशन क्या है क्या नहीं। अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप को स्टार की तरह देखने का इतना ज़्यादा शौक था। आज मैं समझ सकता हूँ कि वैभव सूर्यवंशी को मैं जब देखता हूँ क्यों वो इतना अच्छा खेल रहा है, क्योंकि ही वांट्स टू सी हिमसेल्फ देयर। वहाँ पे वो देखना चाहता है अपने आप को। ठीक है, मैं अपने आप को इंडिया का एक सुपरस्टार प्लेयर की तरह नहीं देख पाया, लेकिन वो ड्रीम का मैं लेवल समझ सकता हूँ। वो जो इंटेंसिटी अंदर से होती है कि खेलना है, वो चीज़ पहले 5 मिनट में मैं सिलेक्ट हुआ और उसके बाद अगले 2-3 दिन में सिर्फ ट्रायल्स देखे और उसके बाद लगातार 3 साल में बिना किसी मतलब सीधा जाता था, सीधा कैंप ज्वाइन करता था और खेलने जाता था। तो और डैड बड़े प्राउड हुए कि संतोष ट्रॉफी खेल रहा है और सारे फ्रेंड्स, बहुतों को तो बिलीव ही नहीं हुआ कि ये संतोष ट्रॉफी खेल रहा है। तो उस लेवल का उस ज़माने में जो है ना उसका रेपुटेशन होता था। तो बहुत ही मतलब वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट है संतोष ट्रॉफी खेलना मेरे लिए। आज भी बड़ा प्राउड फील करता हूँ। लोग बोलते हैं जर्नलिस्ट होकर ज़्यादा प्राउड फील करते हो या संतोष ट्रॉफी फुटबॉलर होकर, तो बोलता हूँ प्राउड तो मैं दोनों को वो करता हूँ। आई फील प्राउड अबाउट बीइंग अ गुड जर्नलिस्ट और ये भी वो इसलिए हूँ क्योंकि आदत थी मेहनत करने की, मतलब अच्छा डिलीवर करने की आदत थी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में। लेकिन वो फुटबॉल वाला मोमेंट अपने आप में एक अलग ही जगह है। हाँ, वो जगह ही उसके अलग है। हार्ड वर्क ड्रिवन, करेक्ट। तो फुटबॉल ने आपको वो कौन सी चीज़ सिखाई जो जर्नलिज्म में काम आई? फुटबॉल, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है ना यंगस्टर, खेलना ज़रूर। स्पोर्ट्स ना आपको सब कुछ सिखा देता है। हर चीज़ जर्नलिज्म में जो मेरे काम आई है ना उस फुटबॉल के मैदान से आई। चाहे वो आप क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे आप टेबल टेनिस खेल रहे हो, आप टेनिस खेल रहे हो, आप अगर एक लेवल पर आप खेल रहे हो ना, आपको वो चीज़, और आप कई सालों से अगर आप खेल रहे हो तो आपको वो हर चीज़ सिखा देगा जिससे आप एक अच्छे जर्नलिस्ट या अच्छे गेम के वो बन जाएंगे, विश्लेषक, है ना, हिंदी में विश्लेषक, एनालाइज कर पाओगे गेम को अच्छे से। तो मैं जितने भी यंगस्टर्स इसको सुन रहे हैं वो ही ज़रूर, कल जर्नलिज्म एक ऐसी चीज़ है, वो तो बात की बात है। आफ्टर यू फिनिश योर स्पोर्टिंग करियर, है ना, उसके बाद आप सोचो कि खेलना है कि नहीं खेल, और जर्नलिज्म करना है या क्या करना है। लेकिन जब आप खेल रहे हो ना, आप सीरियसली एक लेवल तक खेल रहे हो, वो स्पोर्ट्स का जो अरीना होता है ना, आपको प्लेयर का टेम्परामेंट बता देता है। आपको कंपटीशन में क्या हो सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्पोर्ट, सबका टेम्परामेंट एक जैसा होता है। आज मैं अगर जब एमपी से खेल रहा था तो मेरा एक मैच था पंजाब के साथ, तो पंजाब में 11 के 11 इंडिया प्लेयर्स थे। तो मेरी कैसी धड़कनें तेज़ हो रही होंगी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आज मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि एक वीक टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम से खेल रही है, चाहे वो फुटबॉल का मैदान हो, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो। तो मुझे पता है कि जिम्बाब्वे अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही है तो जिम्बाब्वे के प्लेयर्स के दिमाग में क्या गुजर रहा होगा। तो जो वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट था वो मुझे पूरे के पूरे फुटबॉल ने, इतने साल के एक्सपीरियंस ने वो सिखाया, जो क्रिकेट में बहुत काम आता था। बड़े सरप्राइज होते थे मेरे जर्नलिस्ट कलीग्स की, यार आपको कैसे पता चलता है, इतना करेक्ट वो कैसे करते हो प्रेडिक्ट करने की बात ही नहीं है। मुझे मालूम है कि इस प्लेयर के दिमाग में इस समय क्या चल रहा होगा। और दूसरी चीज़ जो स्पोर्ट्स ने ना फुटबॉल के मैदान में जो सिखाया है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ ये सिखाई है ना। ये बड़ा क्लीशेड है कि भाई हार से आप सीखते हो, फेलियर्स, लेकिन ना फेलियर्स बहुत ज़रूरी हैं। आपको ना फेलियर्स, स्पोर्ट्स में एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर फेलियर्स आप बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। जब आप देखेंगे कि कोई जो नीट के एग्ज़ाम्स हैं या बड़े बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे बच्चे जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उनको डिप्रेशन हो जाता है ना, बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं बच्चे। लेकिन अगर वही बच्चों को आप स्पोर्ट्स के मैदान में थोड़ा सा खिलाना सिखाओ, बचपन से पेरेंट्स अगर स्पोर्ट्स में लेके जाएं, तो उनको ये पता पड़ेगा कि फेलियर्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, जो अदर फील्ड के बच्चों को उतना पता नहीं चलता है। क्योंकि फेलियर जब होता है ना खेल के मैदान में, अब तो आजकल बहुत इंटरनेट का ज़माना है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, जो भी मतलब इतने सारे चैट जीपीटी एंड एवरीथिंग, यू नो अ लॉट, बट स्टिल खुद खेल कर उस चीज़ को सीखना एक अलग चीज़ होती है, जानना अलग चीज़ होता है, और खुद एक्सपीरियंस करना अलग चीज़ होता है। तो वो आज जितने भी पेरेंट्स हैं या जितने भी बच्चे हैं, खेलें और सीरियसली खेलें, क्योंकि फेलियर से आप ये समझ जाते हो कि आप क्यों फेल हुए हो। शायद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको समझ में ना आए, आपको ये पता चलेगा कि मैं प्रिया से आज ये मैच हार गया। मैं और प्रिया अगर हम आज एक चेस का मैच खेल रहे हैं और प्रिया ने मुझे आउटराइट हरा दिया 15 मूव्स में, तो आई नो कि प्रिया मुझसे कितनी सुपीरियर है।
और मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना है, कहाँ पर इम्प्रूव करना है। और आप ग्रेसफुली हारते हो, आप सर पीट लेते हो, अरे हार गया, बहुत अच्छा खेलती है प्रिया, तो मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है, प्रिया ने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ मुझे जो है ना आके सफोकेट किया, कहाँ से मुझे मूव में मुझे हराया। तो ये स्पोर्ट्स का मैदान जो सिखाता है ना, वो कोई और नहीं सिखाता है। फेलियर्स के बाद आप इम्प्रूव किस एरिया में करोगे, और आप एक चीज़ जो सीखते हो, ओपोनेंट्स की रिस्पेक्ट करना, कि अगर आज आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हो तो आपके जो ओपोनेंट्स थे ना, वो आपसे कहीं ना कहीं बेटर तैयारी करके आए। तो ये चीज़ स्पोर्ट्स का मैदान सिखाता है, और ये चीज़ मेरे को यहाँ पर भी बहुत काम आया। हर चीज़ फुटबॉल से कनेक्टेड रहा है। मैं आज भी फुटबॉल के बहुत एग्जांपल्स देता हूँ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम आगे भी बात करेंगे इसमें। तो आपने अगर खेला हुआ है स्पोर्ट्स, तो आप हमेशा आपकी तैयारी ऐसी रहेगी जो आप फेल ना हो, और अगर आप फेल हो गए तो आप जानते हो कि आप क्यों फेल हो गए। ये स्पोर्ट्स का मैदान देता है। स्पोर्ट्स के बारे में ना हमेशा से इंडिया में ये कहा गया है, शायद फॉरेन में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है। स्पोर्ट्स के बारे में कहते हैं कि स्पोर्ट्स इज पार्ट ऑफ एजुकेशन, है ना, लेकिन मैं इसका उल्टा बिलीव करता हूँ। मतलब मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स इज नॉट पार्ट ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स इटसेल्फ इज एजुकेशन, पार्ट ऑफ लाइफ, पूरा एजुकेशन है स्पोर्ट्स अपने आप में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अपकमिंग जनरेशन, पेरेंट्स, इनको समझना चाहिए कि खेल के मैदान से ना आप बहुत लाइफ स्किल्स लेके आते हो। और आपकी लाइफ जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। आपको स्पोर्ट्स कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ, और फिर स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अच्छी जॉब भी मिल गई। तो जब वो हुआ तो आपको ऐसे लगा कि यार मेरी लाइफ अब सेट हो चुकी है, क्योंकि उस जमाने में दैट वाज लाइक अ बिग थिंग। या लेकिन आज आप ना मुझे मरवाओगे, आप मेरे पुराने जितने भी फ्रेंड्स देख रहे होंगे, है ना, तो स्पोर्ट्स कोटे से जॉब लेना तो हर किसी का ड्रीम होता था, और आज भी है। इनफैक्ट क्रिकेट को अगर छोड़ दें तो आज भी सारे जो स्पोर्ट्समैन है ना, वो वेट करते हैं कि मुझे रेलवेज रिक्रूट कर ले, या फिर किसी एयर इंडिया में जॉब मिल जाए, बैंक्स में जॉब मिल जाए। तो जॉब मिली मुझे, लेकिन आई वॉज नॉट हैप्पी टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे जॉब्स ठीक है, मुझे जॉब सिक्योरिटी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब था, और ऑडिट में था, और मतलब फ्यूचर भी अच्छा था, ऐसा नहीं था कि फ्यूचर नहीं था। और मैं हॉस्टल में बैठा था, और हॉस्टल से लेके जाके मुझे ट्रायल में गया, एक तरह से ना, मतलब प्लेटर में लाके जॉब दिया गया। अच्छा प्लेयर था अपने स्टेट का, तो नंबर 1 गोलकीपर था। बाय द वे मैं ऑल थ्रू आउट नंबर 1 रहा हूँ, कभी भी मैं नंबर 2 गोलकीपर नहीं खेला। सो कोचिंग का भी एक, कोच का भी एक वो था कि मुझे एक जो शिकायत है वो कोच से भी रही लाइफ में, वो ये कि आपने मुझे करेक्ट स्काउट नहीं किया, क्योंकि एक 5 फुट 8 इंच का गोलकीपर नहीं हो सकता। यू नो, इफ यू आर इन फुटबॉल, गोलकीपर हैज टू बी टॉल। तो वो आगे जाके मुझे थोड़ा सा डिसएडवांटेज जरूर हुआ। तो मुझे ये था कि कोच अगर बोलता कि इतना अच्छा स्प्रिंटिंग एबिलिटीज है, इतना एक्सप्लोसिव है, तो स्ट्राइकर क्यों नहीं बना? आई कुड हैव बीन मैराडोना और मेसी, यू नो, आज के ज़माने के बच्चों के लिए, लेकिन गोलकीपर बना दिया क्योंकि कूदता बहुत अच्छा है ना। तो वो कूदता अच्छा है, कूदते कूदते मैं गोलकीपर ही बन गया। तो मैं इतना अच्छा था कि मैं गोलकीपिंग में भी उस लेवल तक गया, बट हाइट कहीं ना कहीं आड़े आई आगे जाके। तो कोच से भी उस स्काउटिंग में ना वो थोड़ी और सीरियसनेस स्कूल में होनी चाहिए कि कौन सा बच्चा कहाँ पर एक्चुअली फिट होता है। तो एनीवे, लेकिन ये जॉब वगैरह जो थी, इससे मैं प्रिया सेटिस्फाइड नहीं था। मेरा गोल जो था वो जॉब नहीं था, मेरा गोल था इंडिया खेलना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं कलकत्ता में जाके मोहन बगान या ईस्ट बंगाल के लिए खेलना चाहता था, ये मेरा ड्रीम था। जॉब मिल गई, ठीक है, सिक्योर हो गया, कम से कम पेरेंट्स को पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, और पेरेंट्स भी कोई खास खुश नहीं थे कि चलो ठीक है जॉब मिल गया फुटबॉल से, बट दिस इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी। मतलब वो एक स्टेशन था, ट्रेन आगे चल रही थी, थोड़ी देर के लिए उतरा, फिर अगली ट्रेन में चढ़ गया। तो उस जॉब के बाद मेरा ये था कि मुझे आगे बढ़ना है यहाँ से जी। तो वहाँ से जब मैंने रियलाइज़ किया कि ये हाइट जो है मेरे आड़े आएगी, और मेरे, क्योंकि मैं ग्वालियर में था, तो ग्वालियर से बाहर निकलना वॉज नॉट वेरी ईजी, क्योंकि वहाँ पर ऐसे स्काउट्स नहीं थे। और आपको क्या होता है, आप अगर बंगाल खेलने जाते हो तो वो उनके लिए भी होता है कि ग्वालियर का लड़का क्या ही फुटबॉल खेलेगा, है ना। बंगाल, केरला भी आप जाओगे तो बोलेंगे ग्वालियर से कहाँ से प्लेयर है। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं उस फील्ड में था, तो मुझे मालूम था कि क्या क्या मैं फेस करूँगा। तो मेरे को ये था कि मुझे एक मेरा जो वो था कि खेलने के बाद जब मेरा स्पोर्टिंग करियर ख़त्म हो तो आई विल बिकम अ कोच, टीचिंग में जाऊंगा। तो दैट वाज माय ड्रीम एक्चुअली। सो आई वांटेड टू गो, माय नेक्स्ट स्टेप वाज कोचिंग। मैं जॉब छोड़ के मैं कोचिंग में जाने का प्लान कर रहा था, जब मेरा जर्नलिज्म मेरे सामने आ गया। तो स्पोर्ट्स, that brings me to the next question, is that sports journalism कैसे हुआ? Was it planned or it just happened
एज एन एक्सीडेंट? ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो है। अब हम वहाँ आ रहे हैं जहाँ पर मैं हूँ, एक्चुअली प्रेजेंट में आ रहे हैं अब धीरे धीरे। लेकिन अगर स्पोर्टिंग जर्नी की बात करें, स्पोर्टिंग जर्नी के दौरान ही मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो दिल्ली में ऑलरेडी मीडिया में थे, तो वो उनसे मेरी मुलाकात होती थी। तो ये मतलब ये बिल्कुल बाय चांस वाली बात थी, एक्सीडेंटल। ऐसी मैं जर्नलिज्म का कोई मेरा लेना देना नहीं था। मैं ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी में आराम से हॉस्टल में पढ़ा रहता था, जॉब करता था, और हॉस्टल के वार्डन बोलते थे समीप मेरी नौकरी खाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करता है, रहता हॉस्टल में है, उनको पता चल जाएगा यहाँ पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, तो मेरी भी नौकरी जाएगी, तुझे भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह के मजाक होते रहते थे। लेकिन बाई चांस हुआ और मेरे दोस्त ने मुझे बोला वो कि उस ज़माने में जर्नलिज्म का इतना कल्चर था नहीं जी, आज की तरह। 96 की बात बोल रहा हूँ, 1996। तो उस ज़माने में ये था कि अच्छा यू आर गुड, आप करना चाहते हो तो आप आओ, इंटरव्यू दो, अगर आप अच्छे हो तो आपको ले लेंगे। उस ज़माने में 2 ही 3 बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स थे जहाँ से जर्नलिज्म के कोर्सेज होते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी था या जामिया था, है ना। उसके अलावा और कहीं से कोई पढ़ने का ऐसा कोई कल्चर था नहीं, सब मास्टर्स करके आते थे बेसिकली, या फिर PhD होते थे, या फिर जो UPSC क्लियर नहीं कर पाते थे वो जर्नलिस्ट बन जाते थे, जो मुझे बाद में पता पड़ा। कितने भी आप नाम ले लो, जर्नलिज्म किसी ने नहीं किया हुआ था। तो मैं एक तरह से एक्सपर्ट तो था स्पोर्ट्स का। तो मुझे आज तक में इंटरव्यू के लिए बुलाया था उस समय। मेरे दोस्त ने लाइनअप किया और दिग्गज लेजेंड सूर्य प्रताप सिंह, SP सिंह, जो कहते थे ये थी खबरें आज तक, इंतजार कीजिए कल तक। पता नहीं आपने भी देखा कि नहीं देखा, 90s की बड़ी पॉपुलर लाइन थी। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, तब मैं जॉब कर भी रहा था। तो उन्होंने बुलाया और वो बहुत इंप्रेस हुए मेरे से, मेरे अपीयरेंस से, मेरे नॉलेज से, मेरे रेज्यूमे देख के बोला यार फैंटास्टिक, स्पोर्ट्समैन हो, संतोष ट्रॉफी खेले हुए हो। मतलब यस सर। बोलता है वाह वेरी गुड, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करो, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करो। अच्छा, उनको मैंने बताया नहीं था कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आओ हमारे यहाँ स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करो और आज तक में आप एज ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर ज्वाइन करो। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक किक था कि आज तक स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग। दैट वॉज द पॉइंट व्हेन मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो है ना मैं करना चाहता हूँ। ये स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग, स्पोर्ट्स हो गया, तो अगर मैं स्पोर्ट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, दैट्स माई लाइफ। मैं पूरी ज़िंदगी स्पोर्ट्स में जिया हूँ, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि मैं ज़िंदगी भर स्पोर्ट्स ही करता रहूँ, स्पोर्ट्समैन के बीच में रहूँ, खेल के दुनिया में ही बना रहूँ पूरे। तो वहाँ से ये आइडिया मेरे दिमाग में क्लिक हुआ था और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। 1996 में इंटरव्यू में SP सिंह ने मुझसे कहा था कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनो। और दिलचस्प बात यह है कि मैं जब उनसे मिलने गया था इंटरव्यू में, मैं उन्नसे बात करने गया था कि नहीं सर मैं प्रोडक्शन में आना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग में जाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे कहा भी सर मैं प्रोडक्शन में जाना चाहता हूँ। बोलता है इतना इंप्रेसिव रेज्यूम है, प्रोडक्शन में क्यों जाओगे, स्पोर्ट्समैन हो, स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग करो। तो वहाँ से वो आइडिया क्लिक हुआ। नाइस। और मैंने कहानी भी सुनी है कि अरुण पुरी ने आपकी ऑडिशन टेप देखी एंड ही सेड दैट ही इज बेटर देन द बेस्ट, पुट हिम ऑन एयर। सो व्हेन यू हर्ड दैट, आपके दिमाग में क्या, लाइक व्हाट वाज योर रिएक्शन? ये तो मेरे लाइफ का सबसे ना, मतलब जैसे संतोष ट्रॉफी के बारे में बोल रहा था, करियर में ये एंकर बनना, पूरे दुनिया भर में कवर करना, ये सारी बातें एक तरफ है। और ये जो लाइन है अरुण पुरी की, AP ने कहा था, ही इज बेटर देन द रेस्ट, पुट हिम ऑन एयर। तो ये तो मेरे लिए मतलब वो लाइन है, मतलब द मोस्ट मेमोरेबल लाइन। मैं मतलब सब अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी बताता हूँ, और किसी ने आके दौड़ के बताया था। लेकिन इससे पहले मेरी एक छोटी सी जर्नी जो यंगस्टर्स के लिए, जो पॉडकास्ट सुनेंगे ना, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं सचिन तेंदुलकर नहीं हूँ, है ना। लेकिन मेरे इस पॉडकास्ट को आप लोग अगर सुनोगे तो शायद आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें जानने को मिलेगी जो आप सचिन से या है ना लियोनेल मेसी से आप नहीं सीख पाओगे। आप हर कोई वो नहीं बन पाते हैं। तो इससे पहले मेरी जर्नी बड़ी टफ थी, और जर्नलिज्म करियर में मेरे ख्याल से टफेस्ट जर्नी अगर किसी ने देखी है पिछले 30 सालों में, मैं आपको बता रहा हूँ, जो टफेस्ट जर्नी किसी ने देखी है, मुझे नहीं लगता मेरी जैसी जर्नी किसी ने देखी है। इतनी टफ जर्नी थी, लेकिन मैंने ना, मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड, फुटबॉल ने, मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड ने, मतलब एक तरह से मैं 5 गोल डाउन था फर्स्ट हाफ में, 5 गोल डाउन हूँ, या फिर आप लगा लो 50 पे 5 हो गए हम पावर प्ले में, मतलब जीतने का कोई चांस ही नहीं था। वैसी शुरुआत थी, क्योंकि मुझे SP सिंह ने बोला कि आप रिपोर्टिंग करो, लेकिन मैं माना नहीं, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो था। मैं प्रोडक्शन में चला गया, और प्रोडक्शन में भी गया तो मुझे पोस्ट प्रोडक्शन में ना रख के मुझे प्री प्रोडक्शन में रखा गया। प्री प्रोडक्शन क्या होता है? प्री प्रोडक्शन ये होता है जो शूट से पहले सारे चीज़ें लाइनअप करता है, स्टूडियोज, लाइट्स, है ना, शूट्स कहाँ जा रहे हैं, असाइनमेंट आपको बताता है कि जाओ, है ना, वो ये हमारी टीम जा रही है। तो आई वॉज हैंडलिंग प्री प्रोडक्शन। तो मतलब मैं सोचता था कभी कभी, मैं मतलब हूँ क्या, मैं
क्या करने आया था, मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं बड़ा जोश में रहता था। मैं 96 में ज्वाइन किया, 99 में मैंने पहली स्टोरी की, मैंने फुटबॉल की, लेकिन मैं उस दौरान ना मैं पूरा पॉजिटिव था कि मुझे करना अब स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, मुझसे गलती हो गई, बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट एनफ। मुझे ना डर लगा, वो डरना मत कभी भी लाइफ में, क्योंकि आप जितने अच्छे हो कोई है ही नहीं। ये आप अगर इतना मेहनत करके आए हो तो आप वाकई में आप आगे हो। तो वो जो 4 साल थे, मैंने इतने मतलब वो देखे, सिचुएशन ऐसी देखी जहाँ से मतलब कोई भी हौसला हार सकता था और इंडस्ट्री छोड़ के चले जाता। लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे तो ये करना है। तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिले, उन्होंने सपोर्ट भी किया, लेकिन मैं स्पोर्ट्स की बात जा जाके करता रहता था। आज तक के एडिटोरियल से मैं बात करता था, ये बताता था। सो उन्होंने भी रिकग्नाइज़ किया कि ये समीप जो है ना, स्पोर्ट्स का बड़ा तगड़ा बंदा है, ये जानता है, समझता है। और एक स्पोर्ट्स एडिटर वहाँ पे हुआ करते थे, NP सिंह, आप भी शायद जानते होंगे, इंडस्ट्री नरेंद्र पाल सिंह होते थे। तो उनके साथ मेरी कई बार ऐसे बात होती थी, तो वो कई जगह पे वो गलत होते थे और मैं बोलता था नहीं नहीं सर, ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। तो वो जो जोश और जज्बा था, वो पैशन जो स्पोर्ट्स का था, वो लगातार 4-5 साल मुझे ड्राइव करता रहा। ये जो अच्छी सुनहरा सफ़र जो शुरू हुआ, उससे पहले का जो स्ट्रगल था, मैंने आज तक अपने 30 साल के करियर में किसी को इस स्ट्रगल से गुजरते हुए नहीं देखा। तो वो कि मतलब शाम को ड्राइवर से भी लड़ाई हो रही है, सुबह कैमरामैन भी आके मुझसे लड़ रहे हैं कि यहाँ पे शूट पे मेरे को रिप्लेस क्यों नहीं किया। तो इतना टफ टाइम था, सुबह 7 बजे आ गया, रात के 11 बजे तक काम कर रहा हूँ। तो उस ज़माने में मैं जाके आज तक के एडिटोरियल टीम को स्पोर्ट्स भी बता रहा हूँ कि आज ये हो रहा, आज वो हो रहा। वो स्पोर्ट्स कैरी नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पहचानना शुरू किया। एक दिन मुझे एक फुटबॉल स्टोरी में भेज दी। तो ये सीनियर लोगों का भी बड़ा रोल रहा है, उनका भी बड़ा क्या बोलते हैं, वो दिल से कम थोड़े उदार रहे कि चलो भाई समीप राजगुरु को स्पोर्ट्स कर दो। तो ये है। लेकिन जैसे NP सिंह थे, वो जानते थे, दिबांग थे, उन्होंने हाँ, ही वाज लाइक, ही न्यू इट कि ये स्पोर्ट्स का बंदा है, और उनको स्पोर्ट्स का मालूम था। तो वो बोलते थे तू स्पोर्ट्स स्टोरी भी कर दिया कर। तो ऐसे ही एक बार फुटबॉल की स्टोरी 1999 में करने गया, और वहाँ से स्पोर्ट्स की जर्नी शुरू हुई। तो वो आज बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप में चले गए, उसके बाद आप छोड़ भी दिया। आशुतोष थे, दिबांग थे, बहुत बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे उस ज़माने में। मैं उनका छोटा सा बच्चे की तरह था, बट दे एनकरेज मी कि उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स आता है। तो 99 में वो जर्नी शुरू हुई, और उसके बाद 2000 में जब ओलंपिक्स आया ना प्रिया, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। ओके, 2000 में सिडनी ओलंपिक्स हुआ, और आज तक वाज अ 20 मिनट शो है ना, दूरदर्शन में 20-25 मिनट का शो था। अब ओलंपिक्स कौन करेगा? तो उन्होंने समीप को बुलाया, बोला रोज के 2 स्टोरीज दोगे, रोज के 2 स्टोरीज दोगे, सुबह आओगे और 2 स्टोरीज दोगे। तो मैं वो प्रोडक्शन भी करता था, वो स्टोरीज भी ढूंढता था, स्टोरीज भी लिखता था, और स्टोरीज जाके मीटिंग में प्रेजेंट भी करता था। And this was every day 20-22 दिन ओलंपिक्स के, ओलंपिक शुरू होने से पहले। तो उन्होंने रोज मेरी स्टोरी अप्रूव होती थी। और एक ऐसे भी हुआ है जहाँ पर एक सीनियर जर्नलिस्ट ने एक स्टोरी लिखी, सेम स्टोरी मैंने लिखी, एक सीनियर जर्नलिस्ट ने स्टोरी लिखी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये सब ध्यान रखना, ये सब ना जज्बा होना चाहिए बंदे के अंदर। उस बंदे ने भी स्टोरी लिखी, मैंने भी स्टोरी लिखी। उसने स्टोरी दी, आशुतोष थे, आशुतोष ने देखा बेकार स्टोरी है, फाड़ के फेंक दी। मैंने जाके स्टोरी दी, बोलता कौन सी स्टोरी, वो वाली स्टोरी लाया? हाँ, बोलता है बेकार स्टोरी। मैंने सर पढ़ के तो देखो, एक बार देखो तो सही। तो उन्होंने स्टोरी देखा, उन्होंने फटाफट देखा, हाँ ये है ना स्टोरी, यार ये स्टोरी तुम क्या लिख के लाए हो? उस बेचारे का मुंह छोटा सा हो गया, बिकॉज ही वाज फ्रॉम एडिटोरियल, आई वाज फ्रॉम प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के बंदे ने अगर स्टोरी लिख दी तो उसको बुरा लगा होगा थोड़ा सा। तो मैं भी उसका चेहरा देखा, मैंने लगा इसको बुरा लग गया, बिकॉज ये चीज़ फुटबॉल ने सिखाई थी कि इस स्टोरी की अहमियत क्या है। इस स्टोरी की अहमियत ओलंपिक्स में इस एथलीट ने क्वालिफाई कर लिया ये नहीं है, इस एथलीट ने किस एज में क्वालिफाई किया और कितनी बार क्वालिफाई किया और किसको हराया, इसकी अहमियत थी। वो मिस कर गया था। मी बीइंग अ स्पोर्ट्समैन आई कुड सी, ओह इसने कैसे क्वालिफाई कर लिया, तो चांस ही नहीं था इसका, और इसने हराया किसको, और इसने लास्ट टाइम जो क्वालिफाई किया था वाज 15 इयर्स बैक। तो वो जो उसका इम्पैक्ट था, वो जो चीज़ें थी, वो नॉर्मल जर्नलिस्ट नहीं देख पाया। वो जबकि मैंने जर्नलिज्म नहीं किया हुआ था, बट क्योंकि खेल के मैदान से आया, because you were a sports guy, वो हाँ, right? You तो could वो feel the चीज़, sentiments, तो yeah. वो स्टोरी मेरी अप्रूव हुई और शाम को चली वो आज तक। तो वो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई, रिकॉग्निशन मिली। तो जब चैनल आया, तो बिफोर द चैनल के सारे कंसल्टेंट्स, CEO और चैनल के मैनेजिंग एडिटर सब, दे वर ऑल ऑन सेम पेज कि समीप राजगुरु चैनल का जो होगा स्पोर्ट्स रिपोर्टर एंड एंकर, हमारा फेस जो होगा स्पोर्ट्स का समीप राजगुरु होगा, चैनल आने से पहले।
That's how it started. Yeah. Very interesting. अब कोई स्टूडेंट जब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहता है तो उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? उसको शुरुआत खेल के मैदान से करनी चाहिए। पहली चीज़ उसको खेलना चाहिए, उसको खेल को समझना चाहिए। ये नहीं कि वो क्रिकेट जर्नलिस्ट बनना है तो क्रिकेट ही खेले, टेनिस भी खेल रहा है तो भी वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकता है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा ना, जर्नलिज्म में आप आज की तारीख में बहुत सारे जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट्स बन गए, लेकिन जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट में जाके आप स्ट्रक्चर सीख सकते हो कि स्टोरी आप कैसे लिखनी है, क्या करना है। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड नहीं हैं तो आप रिपोर्टिंग या वो जर्नलिज्म आप वो राइटर नहीं बन सकते। तो फिर क्या ज़रूरी है कि अगर आपको एक जर्नलिस्ट या एंकर बनना है तो यू हैव टू बी अ स्पोर्ट्समैन? नहीं, वो उसी में मैं आ रहा हूँ। जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ, सुनील गावस्कर जी, रवि शास्त्री, उन्होंने तो जर्नलिज्म नहीं पढ़ी। यस, दे आर द बेस्ट राइटर्स, दे आर द बेस्ट कमेंटेटर्स। Yes. क्यों है? क्योंकि अपने सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड हैं। तो कम से कम अगर आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, जर्नलिज्म करो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की एलिजिबिलिटी ये है कि जर्नलिज्म करके आओगे तभी आपको पहली चीज़ तो एंट्री मिलेगी इंटरव्यू के लिए, कि कहाँ से जर्नलिज्म करके आए हो। हमारे टाइम पे ये नहीं था, लकीली या अनलकीली जो भी है। अच्छी बात है कि आज ऑर्गेनाइज हो गया है, आज सबको पता है कि जर्नलिज्म के एथिक्स क्या हैं, क्या चीज़ कैरी करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो वो सबसे पहली चीज़ जो है वो आप स्पेशलाइज करो। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको स्पेशलाइज करने के लिए आपको खेलने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्पेशलाइज करने के लिए आपके पास पैशन होना चाहिए। आज ऐसे बहुत ऐसे जर्नलिस्ट हैं, मेरे फेलो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर हैं, जो कभी कुछ नहीं खेले बट दे आर द बेस्ट जर्नलिस्ट। आप तो आप अगर आप देखोगे, मैं बहुत फ़ैन हूँ उनका, अंग्रेज़ जर्नलिस्ट हैं, साइमन बार्न्स उनका नाम है। साइमन बार्न्स वो हर चीज़ पे लिखते हैं, टाइम्स के चीफ कॉलमिस्ट हैं वो हर चीज़ में लिखते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में भी लिखते हैं। वो स्पोर्ट्समैन नहीं थे। तो क्या आप स्पोर्ट्स के फ़ैन हो? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप अगर फ़ैन हो तो आपको अपने आप वो चीज़ें दिखेंगी जो एक खिलाड़ी को मैदान में दिखी है, जो गावस्कर को दिखी है वो आपको भी दिखाई देगी। तो फर्स्ट थिंग है, स्पेशलाइज करो अपने फील्ड में। अगर आप अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो तभी आपको वो रिकग्निशन मिलेगी, तभी आप आगे जाओगे, और तभी आप अल्टीमेटली क्या, पैसे, शोहरत आपको जो चाहिए वो सारी चीज़ें अपने आप आपको फॉलो करेगी। पैसा एंड शोहरत इज बाय प्रोडक्ट ऑफ योर वर्क एक्चुअली। आप लोग पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम के पीछे भागो, पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। आप अगर अच्छे प्लेयर हो तो आप अपने बैटिंग पे, बॉलिंग पे ध्यान दो। आप अच्छे फुटबॉलर हो तो पैसा विल फॉलो यू। विराट थोड़ी पैसे के पीछे जा रहा है, विराट को पैसा फॉलो कर रहा है। करेक्ट। तो वो वाली बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो भी आज आना चाहता है किसी भी फील्ड में, पॉलिटिकल हो, एंटरटेनमेंट हो, तो वो अपने फील्ड में स्पेशलाइज हो, खूब पढ़े, स्पेशलाइज करे, पैशनेटली चीज़ को देखे, जिससे कि कोई चीज़ जो मुझसे छूट जा रही है उसको दिख जानी चाहिए। करेक्ट। तो वो बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे हो कि मैं फलां एंकर बन जाऊंगा, बनना चाहती हूँ, अब मैंने जर्नलिज्म कर लिया, अब मैं चैनल में आके अब मैं तुरंत जो है मैं एंकर बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, है ना। तो ये गलत फहमी में बहुत बच्चे आते हैं और बोलते हैं सर मुझे तो एंकर बनना है। मैं एंकर ऐसे थोड़ी बन जाता हूँ, आप स्पेशलाइज्ड ही नहीं हो अपने फील्ड के। एंकर बनने के लिए पहले थोड़ी मेहनत कर दो, और आप तो बाद में आता है। हाँ, लेकिन स्ट्रेट वे एंकर बनने भी आते हैं। एंकर बनना है तो एंकर बनने के लिए पहले मेहनत तो करो। मैं वो अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन आप, मैं ये वाला एंकर बनना चाहता हूँ, वो वाली एंकर बनना चाहती हूँ। उस एंकर के लिए उनकी जर्नी में एक बार झांक के देखो, 20-20 साल बाद वो उस लेवल पे पहुँचे। तो वो आज के यंग जनरेशन में ये बहुत वो एक कन्फ्यूजन है कि हम जर्नलिज्म अगर हमने कर लिया, वी आर देयर। नो, यू आर नॉट। यू जस्ट नो कि जर्नलिज्म क्या है, लिखना कैसे है, कैसी चीज़ें एडिट होती हैं, विजुअल्स कैसे होते हैं, जो हमें नहीं पता था, जो हमें ऑन द जॉब पता पड़ा। एक वीडियो एडिट हो रहा है तो जंप कट क्या होता है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं ना, एक्सेस जंप क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑन द जॉब पता पड़ी, आप वो सीख के आ रहे हो। लेकिन आप वीडियो एडिटर तभी आप अच्छे बनोगे जब आपको पैशन है उस चीज़ का। अब एडिट जानने का मतलब अच्छा एडिटर हो जाएगा ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो वो वाली बात है, यार स्पेशलाइज करो अपने फील्ड में। एब्सोल्युटली। एंड एक पावरफुल वॉइस जो है, जैसे आपकी एक पावरफुल वॉइस है, वो कोई भी एक स्पोर्टिक इवेंट को मेमोरेबल बनाती है। तो आप जो यंग एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या सलाह देंगे जो अपने वॉइस और नरेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं? उसके लिए तो बहुत सारे अच्छे कोचेज़ हैं वॉइस वाले, तो वो तो बताएंगे पेट से आवाज़ निकालनी चाहिए, है ना, बड़े तो आप किसी म्यूज़िक स्कूल में भी जा सकते हो वॉइस ठीक करने के लिए। बट वॉइस भी ना आप के जोश से कनेक्टेड है। वॉइस आपके उस मोमेंट से कनेक्टेड होता है। आप उस मोमेंट को देखकर अगर आप जोश में आ रहे हो,
आपने देखा कि गोल हो रहा है या आप देख रहे हो कि टीम हार रही है या जीत रही है, तो वो फिर वॉइस उसी मोमेंट से जुड़ा हुआ होता है। आप में गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा दिखना चाहिए, आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, जो फील है मैच का, जो मैच हो रहा है, जो उस समय जो चल रहा है वो आपके अंदर भी चलना चाहिए, तो वॉइस अपने आप सामने आएगी। वॉइस पर आप अगर अलग से कोशिश करोगे तो आप बहुत मेरे ख्याल से फेक या अननेचुरल साउंड करोगे। आपको अमीन साइनी बनने की ज़रूरत नहीं है हर बार ना, तो वो अलग उनकी आवाज़ थी तो ना, या आज की तारीख में बहुत सारे रेडियो जॉकीज देखता हूँ जो बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ हैं, वो अलग अलग करते हैं। वो देखो, एक एंटरटेनमेंट करना, एक आरजेइंग करना एक बहुत डिफरेंट बॉल गेम है देन टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, क्रिकेट कमेंट्री करना या स्पोर्ट्स पे बातें करना या स्पोर्ट्स एनालाइज करना मैच खत्म होने के बाद किस तरीके की सिचुएशन है, वो रियल टाइम हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी वो आपके सामने हुआ है। अगर उसने 100 किया, बहुत खुशी का मौका है तो खुशी है, अगर वो बहुत बुरा खेले तो बड़ा दुख का भी माहौल है कि आपकी टीम हार रही है, तो वो किस तरीके से आप एनालाइज कर रहे हो, किस तरीके से बैलेंस तरीके से लेके जा रहे हो, वो आप पर डिपेंड करता है। और क्या पूछा था आपने, आवाज़ और नरेशन स्किल्स। हाँ, नरेशन स्किल्स का देखो, आप सबसे पहली चीज़ ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं प्रिया, आप भी इतने सीनियर एंकर और जर्नलिस्ट हो, आप भी जानते हो कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिस पर आपको काम करना पड़ता है जी। आप जब कैमरे पे आते हो, आप जब बोलते हो, तब आपको पता लगता है ये तो मैं गलत इसका प्रोनाउंस कर रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन पे काम करना, उस डिक्शन पे काम करना, न्यूज़पेपर रीड करना, जो हमको सिखाते थे कि मैंने बोला कि मुझसे वॉइस ओवर में मैं बहुत फंबल्स करता हूँ, ये होता है। वैसे इम्प्रॉम्प्टू बोलना है तो लगातार बोलता हूँ, अगर मुझे पढ़ने बोल दो तो मैं फंबल पे फंबल करता हूँ। तो मुझे न्यूज़पेपर्स रीड आउट करने के लिए बोला तो मैं न्यूज़पेपर्स बहुत पूरे पैराज जो है मैं पढ़ता था, शीशे में देख के अपने आप को वो करता था कि मेरी स्माइल कैसी लग रही है। ये टिप्स सारे सीनियर जर्नलिस्ट ने दिया। और एक चीज़ जो आज की यंग जनरेशन मिस कर रहा है, मैं देखता हूँ न्यूज़ रूम में इंटरेक्शन सीनियर जर्नलिस्ट और बच्चों के बीच में नहीं है। हमारे टाइम में मेंटोरिंग बहुत थी, बहुत मेंटोरिंग थी। Absolutely. हम तो वेट करते थे एग्जैक्टली कोई हमें मेंटोर करे। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने जब 2015 में इंडिया टीवी भी ज्वाइन किया जी, तब जैसे रजत जी हैं, रजत शर्मा सब जानते हो भाई, है ना, आपकी अदालत, तो वो मेंटोरिंग बहुत होती थी उनसे भी। मैं उनके साथ खड़े होकर मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी है, मैंने उनको बहुत कॉपी किया बाय द वे, क्योंकि उनकी एंकरिंग स्टाइल मुझे इतनी अच्छी लगती थी। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इंडिया टीवी में हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये चीज़ कि स्माइल कर करके वो इतने टफ क्वेश्चंस पूछ लेते थे। बचपन से पेरेंट्स हो सब देखते थे, बोलते अब पूछेंगे ये वाला सवाल, तो वो सवाल करने का तरीका उनसे सीखा। तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने। जैसे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, मैंने एक दिन वीरेंद्र सहवाग का बहुत बड़ा इंटरव्यू किया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बहुत मेंटोरिंग 2015 से लेकर 2019 तक, कोविड से पहले तक रजत जी हमेशा न्यूज़ रूम में आते थे, बच्चों से जो भी चाहे बात कर सकते थे। आज की तारीख में वो माहौल एकदम चेंज हो गया आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड। अब वो न्यूज़ रूम में नहीं आते हैं तो मीटिंग करते हैं, चले जाते हैं। वही चीज़ मैं आज तक में भी देखता हूँ, वही चीज़ बाकी चैनल्स में भी देखता हूँ। तो उन्होंने मुझसे एक छोटी सी बात की, बता समय कभी भी ना आपने कितना ही बड़ा शो किया हो, आप एक बार में उसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके मत करो। मैंने कहा सर मैं पार्ट 1 कर रहा हूँ, पार्ट 2 में ये करूँगा। तो नहीं, बोला आपने जो 1.5 घंटे का शो किया ना, 1.5 घंटे का आप चाहे उसको 40 मिनट का बनाओ, आप 45 मिनट का बनाओ, 50 मिनट का बनाओ, इट्स ऑन यू, बट द एंटायर शो शुड कम एट वन गो। एक ही बार में उस शो को आप, है ना, उसको स्क्रीन पर लेकर आओ। और वो मैंने किया और उसका जो इम्पैक्ट था ना, वो नेक्स्ट लेवल इम्पैक्ट था। मतलब हर चैनल ने कैरी किया, ब्रेकिंग न्यूज़ था, सब कुछ था। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ये मेंटोरिंग से आती है। बोलता है ये आप ना पार्ट 1 पार्ट 2 करते हो, ये इसमें बहुत कुछ छूट जाएगा, बहुत लोग इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। जिसने पार्ट 1 देखा पार्ट 2 का उसको पता ही नहीं चलेगा। तो एक बार में अपना शो लेकर आओ, जैसे वो अपनी आपकी अदालत लेके आते हैं, तो वो hooked on to it, हाँ, रोज देखते हैं 1991। तो वो वाला जो एक छोटा सा टिप था जो मुझे एकदम इंस्टेंटली याद आता है और मैं सबको बताता भी हूँ कि अपना बेस्ट पार्ट को ना पूरा एकदम निचोड़ कर एक बार में आप लेकर आओ। इस तरीके की मेंटोरिंग भी, तो ये जर्नलिज्म स्कूल में भी आप ये शायद नहीं सीख सकते हो जो आप न्यूज़ रूम में सीख सकते हो। तो न्यूज़ रूम जो आज मिस कर रहा है, मैं देख रहा हूँ ना, यंगस्टर्स आते हैं, काम करते हैं, घर चले जाते हैं, वो अपनी 3-20 साल के बच्चे एक साथ घूम रहे हैं, 20, 22, 23 के, उनके साथ ऐसा कोई सीनियर नहीं है जो आके जिसके साथ बैठ के वो बात कर सके। जैसे हम बात कर लेते थे, नकवी जी थे, नकवी जी से भी बात कर लेते थे, दिबांग से भी बात कर लेते थे, डांट भी खा लेते थे, और उनके हम चेले थे, चमचे नहीं चेले थे सब, है ना। तो चेले भी थे कि सर ये क्या करूं, वो क्या करूं, डांट भी देते थे। तो वो
आप आज के बच्चों के पास वो चेला बनने के लिए कोई है ही नहीं, गुरु है ही नहीं उस तरीके का न्यूज़ रूम में। मैं देखता हूँ, मैं वो चीज़ को मैं जब देखता हूँ ना यंग जनरेशन को न्यूज़ रूम में, आई फील फॉर देम। मैं बहुत कुछ सीखने के लिए 30 साल से मैं हूँ, मैं कितनी सारी चीज़ें मैं देखता हूँ गलत कर रहे हो, लेकिन मेरे साथ इंटरेक्शन ही नहीं है, मैं उनको बता ही नहीं सकता हूँ। तो वो चीज़ आज का न्यूज़ जो है ना न्यूज़ रूम मिस कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। और सिर्फ एक चैनल में नहीं या एक न्यूज़पेपर में नहीं, हर जगह यही हाल है। और आपने कई सारे वर्ल्ड कप्स और ओलंपिक्स भी कवर किया है, तो ऐसा कोई इवेंट है जिसने आपको बदल दिया? यू नो, यू विटनेस दिस वन पर्टिकुलर इवेंट और फिर जस्ट समथिंग चेंज्ड। ऐसे अगर मैं बात कहूँ, फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप जब मैं 2003 वाला मैं कवर कर रहा था, और तब तक तो था कि मतलब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ और कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली वर्ल्ड कप कि प्री वर्ल्ड कप मैंने कवर करने के मैं गया था वहाँ पर ना, बिल्डअप के लिए गया था मैं 7-8 दिन के लिए। तो वहाँ पर एक चीज़ जिसने मुझे बदल दी, मैं स्पोर्ट्स में एंकर था, स्टार बन गया था, तो ना मैं थोड़ा ऐसे देखता था सबको, मैं हीरो हो गया था, थोड़ा हीरो है ना, आधा कॉलर अप हो गए थे। तो बड़ा छोटा सा इंसिडेंट है, मैं डर्बन में टीम इंडिया प्रैक्टिस करने आई थी। तो टीम इंडिया प्रैक्टिस करने आई और तो मेरा स्टार्ट ना ख़त्म हुआ क्योंकि सामने सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली सब थे। तो मैंने सचिन को बोला कि सचिन आपसे एक फ़ोटो चाहिए, पिक्चर विद यू। उस ज़माने में क्लिक वाला कैमरा होता है, 2003। हाँ आओ ना आओ। और वो इतना हम्बल, 2003 एट हिज पीक, ठीक है, आज रिटायर होने के बाद हम्बल होना एक अलग बात है। एट हिज पीक स्टारडम सचिन तेंदुलकर, उसने मेरे को पकड़ के ऐसे फोटो खिंचाया जैसे मैं सचिन तेंदुलकर हूं और वो समीप राजगुरु है। वो मेरा ना सबसे मेमोरेबल मोमेंट इसलिए कि मैंने बोला सचिन तेंदुलकर अगर इतना हम्बल हो सकता है, समीप राजगुरु तुम किस खेत की मूली हो, जमीन पे आ जाओ, है ना, इंसान को देखो, तुम ऐसे स्टार जो बन गए हो ना, तुम होता है। आप एक कैमरा जो है ना सबसे बड़ी गलतफहमी ये देता है कि आप स्टार बन गए हो। आप स्टार नहीं बने हो, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, आप और अच्छा काम करो। लेकिन यंग एज में आप जब 20s में होते हो तो आपको लगता है कि आप स्टार बन गए, लेकिन स्टार वार नहीं बनते। स्टार दो ही लोग बनते हैं, मैं आपको बता दूं जर्नलिस्ट को, एक फिल्म स्टार बनते हैं और एक स्पोर्ट्समैन जो इमॉर्टल होते हैं। जर्नलिस्ट जब तक लिख रहा है या जब तक स्क्रीन पे है तब तक स्टार है, जिस दिन स्क्रीन से हटा, जिस दिन वो न्यूज़पेपर से हटा, वो नॉर्मल आदमी है। आपकी अहमियत तभी तक है जब तक आप अच्छा काम कर रहे हो। अब आप दिलीप कुमार नहीं बन सकते कि आप 100 साल बाद भी आपकी पिक्चर्स देखी जाएंगी, अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर की बैटिंग आने वाले जब तक सूरज चांद रहेगा, सचिन तेंदुलकर की बैटिंग वो देखता रहेगा, है ना। कोई भी देखे सचिन का वो कवर ड्राइव देखो, सचिन का बैकफुट पंच देखो, तो वो स्टार्स हैं, इमॉर्टल्स हैं, वो हम लोग नहीं है। तो ये चीज़ मुझे सचिन से मिलकर ना 2003 में वो चीज़ समझ में आई कि हम्बल रहो और अपने काम पे ध्यान दो। तो वो सबसे मेमोरेबल था। अदरवाइज तो बहुत मेमोरेबल मोमेंट्स हैं ऐसे, 4 ओलंपिक्स कवर किए। सिर्फ रियो मैंने मिस कर दिया था क्योंकि मैं वेस्ट इंडीज़ में विराट की कैप्टनसी कवर करने के लिए वेस्ट इंडीज़ घूम रहा था, और टोक्यो कोविड की वजह से मैं नहीं जा पाया था। फिर अभी पेरिस ओलंपिक्स भी देखा, और उसके अलावा तो ओलंपिक्स में इंडिया का पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल देखा, अभिनव बिंद्रा का। तो दैट वाज मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेमोरी, फर्स्ट गोल्ड मेडल, और जिस कामनेस के साथ अभिनव बिंद्रा ने वो मेडल लिया था वो भी देखने लायक था। तो ये ऐसे कई सारे ऐसे मोमेंट हैं। मैरी कॉम का मेडल अगर की बात करें, जिस जज्बे के साथ मैरी कॉम ने फाइट किया था लंदन में 2012 ओलंपिक्स में, कमाल था। मतलब वो ऐसा मैंने जज्बा किसी का देखा ही नहीं है कि मतलब पहले से बोल के गई है कि मेडल लूँगी। ओलंपिक्स में ये करना बड़ा इम्पॉसिबल काम है कि पहले से ये अनाउंस कर देना कि मेडल लेके लौट रहा हूँ या लौटूंगी, चाहे आप कितने भी बड़े स्पोर्ट्समैन हो। लेकिन मैरी कॉम में वो था कि पहले से ही मेडल लेके आएगा, तो वो चीज़ देखा और वो चीज़ कर देना अपने आप में बहुत कमाल की बात थी। तो ये चीज़, बहुत सारी बातें ऐसी पता चलती हैं जहाँ से लगता है कि आप अगर अच्छी तैयारी करो, आप में अगर वो है ना वो पैशन है और आप में वो फायर पावर है कि मैं नहीं करना है, तो आप कर सकते हो। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ें स्पोर्ट्समैन में मैंने देखी। और एक चीज़ जो मैं हर यंगस्टर को कहता हूँ, इतने ओलंपिक्स, इतने क्रिकेट वर्ल्ड कप कवर करने के बाद और इतने स्पोर्ट्समैन के साथ रहने के बाद पिछले 25-30 साल से, हर एक में एक कॉमन चीज़ है, हर एक में एक कॉमन चीज़ है, वो है डिसिप्लिन। हर किसी में डिसिप्लिन है। और ये मैं पिछले 20 साल से जहाँ भी जाता हूँ, स्कूल्स में बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, हर किसी को यही कहता हूँ
टैलेंट है नहीं है मैटर नहीं करता, नहीं है टैलेंट कोई बात नहीं, फिर भी वर्ल्ड चैंपियन बनोगे और वर्ल्ड चैंपियन बन के बने रहोगे अगर आप में डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। जहाँ पे डिसिप्लिन और टैलेंट दोनों अगर मिल जाए तो फिर आप सचिन तेंदुलकर बन जाओगे, फिर आप रॉजर फेडरर बन जाओगे। दोनों ही चीज़ें आपके पास, टैलेंट भी है डिसिप्लिन भी है। तो ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि डिसिप्लिन जो है बहुत ज़रूरी है। आप राइट टाइम पे अपने पैशन के लिए उठ रहे हो नहीं उठ रहे हो, ग्राउंड हिट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इस चीज़ पढ़ाई में भी एप्लीकेबल है, हर चीज़ में एप्लीकेबल, हर चीज़ में। आप टैलेंट जो है ना इररिलेवेंट है। टैलेंट कोई चीज़ टैलेंट कुछ है ही नहीं, हर चीज़ मैंने देखा है डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन है तो आप ओलंपिक्स क्या, आप मतलब हर ओलंपिक में आप मेडल लोगे। आज आप नीरज चोपड़ा हमारे सामने एक दिन प्रैक्टिस नहीं छोड़ता है, यूएस में जाके प्रैक्टिस लगातार वहीं पर है, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार 90 मीटर मार्क क्रॉस करने के लिए लगातार लगा हुआ है। क्रॉस होगा या नहीं होगा इज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन मेहनत चल रही है ना, रोज पॉजिटिवली अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहा है विद डिसिप्लिन डेडिकेशन के साथ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी और सीखी और मैं इसको आगे बताता भी हूँ सबको। वीरेंद्र सहवाग वो बाइट मुझे दी थी जो शायद आज तक किसी को नहीं दी। जब उनको कोच नहीं बन पाए तो मैंने बोला कोच क्यों नहीं बने, तो सौरव गांगुली साथ में थे तो उन्होंने कहा कि मेरी सेटिंग नहीं थी, बीसीसीआई में सेटिंग नहीं। और सहवाग के साथ अगर आप बैठोगे ना तो सहवाग के साथ क्रिकेट के साथ साथ सहवाग के साथ गॉसिप भी होता है। तो सौरव गांगुली जितना खुलते आपसे बात करते हैं किसी से भी नहीं करते। मैं इंटरव्यू करने गया रवि शास्त्री का इंग्लैंड में, रवि शास्त्री ने रात के 3 बजे तक बिठाकर बातें की। वीरू अपनी शर्ट लेके आए थे कुछ भीगी थी, तो इतना सिंपल है कि उन्होंने बोला कि जो टी शर्ट तूने पहनी हुई है ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये पहन के मैं ऑन एयर जाऊंगा। तो वो टी शर्ट पहन के वो बैठे थे। तो कंट्रोवर्सीज की बात करें तो एज अ जर्नलिस्ट जब आप थे तो इंडियन क्रिकेट की कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई। अगर आप रोहित शर्मा की फिटनेस की बात करें, कई बार आपको पता होता है कि रोहित आज फिट नहीं है, लेकिन उसको आप रिपोर्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑफिशियली आपको नहीं बताया गया। लेकिन जब बॉब बुलमर हो जाता है तो उसमें एक क्रिकेट कोच इतना बड़ा पाकिस्तान का, उसका समझ में नहीं आ रहा वो मर्डर हुआ है या नेचुरल डेथ है या क्या है, उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है।